दोस्तों नमस्कार। राजनीति में औपचारिकताएं जब अनिवार्यताएं बन जाएं, तो वक्त आत्मनिरीक्षण का होता है, भूल सुधारों का होता है, अपनी रणनीतियों को बदलने का होता है, संबंधों को नए सिरे से देखने का होता है, जनता की क्या आकांक्षाएं हैं इन्हें समझने का होता है। दोस्तों आज का संदर्भ बीजेपी का है, जो 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और 2019 में 303 सीटें लेकर सब पर छाई। लेकिन 10 साल बाद 2024 में बहुमत से 32 सीट पीछे यानी 240 पर हुई धराशायी। इस नजरिए से नितिन गडकरी का आया ताजा बयान बेहद महत्वपूर्ण और सामयिक हो जाता है, जब वो कहते हैं कि बीजेपी भी अगर कांग्रेस वाली गलतियां ही करने लगे तो बीजेपी रहने का मतलब क्या है, बीजेपी के सत्ता में आने का क्या मतलब है, बीजेपी के एक अलग तरह की पार्टी होने के दावे का मतलब क्या है। और दोस्तों गडकरी का ये बयान या कहें आरोप या कहें उनका आकलन, कहीं ये सब मोदी शाह को छुपे तौर पर चेतावनी तो नहीं कि अपने तीसरे टर्म में काम करने के तरीके को बदल लें, नहीं तो आने वाले दिन पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इसकी बानगी भी हमने देखी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में, जहां बीजेपी 13 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। और तो और धर्म और आस्था का केंद्र बद्रीनाथ की सीट भी बीजेपी कांग्रेस के हाथों हार जाती है। क्या नितिन गडकरी की ये छुपी चेतावनी खुद से है या संघ उनसे ऐसा करवा रहा है, किसी रणनीति के तहत? कहीं ये तो नहीं हो रहा? ये बड़ा सवाल है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी चुनाव नतीजों के बाद आया बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी को धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने और विपक्ष को साथ लेकर चलने की सलाह दी थी, उसे भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। दोस्तों आज की चर्चा इसी पर, लेकिन हम पहले जान लेते हैं डिटेल में कि दरअसल नितिन गडकरी ने कहा क्या है अपने बयान में, कहाँ था उनका इशारा। इस बयान को बेहद गौर से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। गडकरी दरअसल गोवा में पणजी के पास प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्य बीजेपी अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावड़े, पार्टी विधायक, कार्यकर्ता और तो और संघ के स्वयं सेवक भी शामिल थे। कांग्रेस द्वारा पहले की गई गलतियों को दोहराने के खिलाफ इस बैठक में चेतावनी देते हुए गडकरी ने कहा कि जैसा कि वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहा करते थे, यानी जो आडवाणी पिछले 10 साल से बैक सीट पर हैं, खैर अब तो बेहद वृद्ध हो चुके हैं, 10 साल पहले उतने वृद्ध नहीं थे, लेकिन गडकरी का आडवाणी को याद करना और उस दौर की बीजेपी में ले जाना बेहद संदेश छुपा हुआ बयान है। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि आडवाणी कहा करते थे, बीजेपी एक अलग तरीके की पार्टी रही है शुरू से। उन्होंने कहा लोगों ने कांग्रेस की गलतियों के कारण ही बीजेपी को चुना, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। अगर वही गलतियां हम करते हैं तो उनके सत्ता से बाहर जाने और हमारे सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं होगा। गडकरी ने जोर देकर कहा कि आडवाणी जी कहते थे कि हम एक अलग तरीके की पार्टी हैं, हमें समझना होगा कि हम दूसरी पार्टियों से कितने अलग हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को ये पता होना चाहिए कि राजनीति दरअसल सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने का साधन है, बाकी कुछ नहीं। गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया कि हमें देश से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और इसके लिए एक योजना बनानी होगी। गडकरी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जाति के आधार पर राजनीति करने का चलन है। दरअसल
पूरे देश में ही राजनीति के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने का चलन है, लेकिन अभी जातिगत राजनीति को बड़े पैमाने पर गडकरी ने मुद्दा बनाया है। और दोस्तों याद करें, ऐसा नहीं था कि वो राजनीति में नए हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी के समय में भी राजनीति में थे। उस समय भी जातिगत राजनीति होती थी। तो उस समय की जातिगत राजनीति और आज की जातिगत राजनीति में गडकरी साहब क्या फ़र्क देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय की जातिगत राजनीति और आज की जो जातिगत राजनीति है उसमें वो बहुत बड़ा अंतर देख रहे हैं और उसे कम करना चाह रहे हैं? बहरहाल, उन्होंने कहा कि मैंने इस चलन को नहीं अपनाने का फैसला किया है और बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को साफ कर दिया है कि मैं जाति आधारित राजनीति नहीं करूंगा और जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा मैं लात। ये गडकरी का बयान है। वैसे गडकरी साहब कई मुद्दों पर अपनी खरी खरी राय रखने की वजह से भी जाने जाते हैं। इस वजह से वो सुर्खियों में भी रहते हैं। इसी साल मार्च महीने में गडकरी ने कहा था कि गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की हालत बेहद खराब है। नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका कारण यह है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल, ये जो इकॉनमी है ना, यहाँ अच्छे रोड नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है शिक्षा के लिए, किसानों को फसल के अच्छे भाव नहीं मिलते। तो ये एक तरीके से विपक्ष बोलता अगर, तो ये सरकार विरोधी बयान कहा जाता, लेकिन गडकरी साहब तो सरकार में ही हैं, उसके बावजूद बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। गडकरी साहब कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं और बड़ी से बड़ी बात भी बड़े ही चुटीले मजाकिया अंदाज में कह जाते हैं। ऐसी ही एक बात उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को शायद ही वो पहचान कभी मिल पाती है जिसके वे हकदार होते हैं। गडकरी ने कहा था कि मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तो तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है ना, उसे कभी सजा नहीं मिलती। बात बड़ी चुटीली कह गए, लेकिन कितनी अंदर तक कई लोगों को ये बात चुभी होगी, दोस्तों इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ और बयान सुनिए गडकरी के। 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। यानी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है, उसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी गडकरी ने उनके आर्थिक सुधारों को लेकर। वैसे ये बात अलग है कि आर्थिक सुधार करने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाना चाहिए, लेकिन उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ये पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। और थोड़ा अगर आज की चर्चा से पीछे जाते हुए हम 70, 71, 72 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते थे मनमोहन सिंह। तो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पर फिर चर्चा करेंगे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 72, 73 में, उस समय मनमोहन सिंह ही वो व्यक्ति थे जो लाइसेंस राज लेकर आए थे, चीज़ों की स्केर्सिटी क्रिएट करवाई थी। और उसके बाद 2 दशक बाद 90-91 में उन्होंने ही आर्थिक सुधार किया। तो क्या आर्थिक सुधार ठीक था या वो लाइसेंस राज ठीक था? दोनों मनमोहन सिंह का किया हुआ था, एक वित्त मंत्री के नाते और एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के नाते। यानी मनमोहन सिंह हमेशा अपने बॉस की बात सुनते हैं। उस समय इंदिरा गांधी की सुने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होके, और इस समय 91-92 में नरसिम्हा राव की उन्होंने सुनी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे। चीज़ों को अंजाम देते हैं। बहरहाल आज की चर्चा दोस्तों इस पर नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री तब के मनमोहन सिंह की तारीफ की और ये कहा कि देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। नितिन गडकरी जो है ना, वो अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के कहने के लिए जाने जाते हैं। अब तक आप ये समझ गए होंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही, तब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे,
और मंत्री रहते हुए सड़क निर्माण के काम के लिए धन जुटा सके थे, यानी आर्थिक सुधार अगर नहीं हुआ होता, मनमोहन सिंह नहीं करवा सकते, तो उनको धन नहीं मिलता महाराष्ट्र में सड़क निर्माण के लिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि उदार आर्थिक नीतियों गरीबों और किसानों के लिए हैं। गडकरी ने कहा था कि चीन इसका अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से उदार आर्थिक नीतियां किसी देश में मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। 2022 में चलते हैं। 2022 के मिड में, मई जून में गडकरी ने राजनीति के तौर तरीकों पर टिप्पणी की थी। वो इससे इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कह दी थी। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कभी कभी तो मन करता है कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं। चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव प्रचार पर एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। उन्होंने कहा था एक समय कि महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय की राजनीति देश, विकास और समाज के लिए होती थी, लेकिन आज की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बातें होती हैं। तो दोस्तों, बात तो साफ है कि जितनी चीजें गडकरी साहब कह रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से और अभी का उनका ताजा बयान, कहीं भी क्या इसमें आपको कोई संदेह दिखता है कि ये सीधे मोदी और शाह, जो आज की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन पर सीधा हमला है, उनकी बातों से कहीं मेल नहीं खाता? इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले एक बार बात भी चली थी कि गडकरी साहब को महाराष्ट्र भेज देते हैं, वहां की राजनीति देखें। केंद्र से मंत्री की हटाने की बात थी, कहीं से शायद दबाव आया, संघ का ही दबाव होगा, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। लेकिन कई मौकों पर हमने ये देखा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और शाह के सामने दूसरे वरिष्ठ नेता या मंत्री पेश आते हैं, जिस तरीके से झुके हुए रहते हैं, गडकरी साहब शायद वैसे नहीं करते। तो दोस्तों, यहाँ ये समझना होगा कि गडकरी ये सब क्यों कह रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं कि मोदी उनसे मंत्री पद ले सकते हैं, उनको भी बाकियों की तरह महाराष्ट्र भेजा जा सकता है? अगर उन्हें ये भय नहीं है तो क्या एक बड़ी रणनीति के तहत वे ये जता रहे हैं कि संघ दरअसल मोदी से किस तरह नाखुश है, या फिर कुछ और? सोचिए, हाल के वर्षों में खासकर चुनाव से पहले जिस तरह कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से लोग बीजेपी में आए, फिर तत्काल टिकट और पद पाए, उससे पार्टी के कोर काडर के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी तो है ही। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा, बेहद मुखर हो गए और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कई ऐसी बातें कहीं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री को शायद अच्छी नहीं लगी होंगी। और तो और उत्तर प्रदेश से एक विधायक अपनी ही पार्टी बीजेपी को समझाने के लिए एक वीडियो जारी कर देते हैं और उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी को कैसे काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि इन सब बातों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी और शाह को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि इसमें भी दो मत नहीं है कि अगर 2014 में मोदी की सरकार नहीं आती तो भारत की राजनीति में जो एक संतुलन बना हुआ है वो नहीं बनता। देश की दशा और दिशा आज कुछ और होती, क्योंकि उसके पहले 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के समय देश जिस रास्ते पर, भ्रष्टाचार के रास्ते पर असंतुलित होकर चल पड़ा था, उसे बैलेंस करने के लिए देश को एक मोदी की ज़रूरत थी। मोदी आए, कई बड़े काम भी हुए। जम्मू कश्मीर से 370 का हटना बहुत बड़ा काम था और मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के अलावा इतना बड़ा काम जिसकी बेहद ज़रूरत थी इस देश को, कोई कर पाता। जीएसटी आज के दौर में हो सकता है शुरुआत में कुछ और उसके विरोध हो रहे हों, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं कि आने वाले वर्षों में जब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, 2047 तक इकोनॉमी में और मजबूत होने की दिशा में बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट हम लोग
कम करना चाह रहे हैं। ऐसे में जीएसटी एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। लेकिन कोई भी जब नई चीज़ आती है तो उसका स्वागत नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत मददगार साबित होता है। मुझे याद है 90 के दशक में वो चीज़ जब बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटराइजेशन हुआ था, उसका भी बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन आज क्या बैंकिंग की आप कल्पना भी कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के दोस्तों? नहीं कर सकते। इसी तरीके से जीएसटी, नोटबंदी की बात कुछ हद तक छोड़ देते हैं, विवादास्पद है और उसके क्या फ़ायदे हुए मुझे नहीं मालूम, नुकसान पे भी बहुत चर्चा हुई। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, 10 काम करता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ काम अच्छे ना हो। लेकिन ये सारे जो मैंने 2 काम गिनाए, 370, जीएसटी, ये सब करना इतना आसान नहीं था, बड़े काम थे। और भी कामों की फेहरिस्त है जिसका हम आज फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर ये बैलेंसिंग फैक्टर नहीं होता तो देश की दशा और दिशा कुछ और होती। लेकिन क्या होता है कि बैलेंस करते 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 कहीं ना कहीं से इंसानी है, ह्यूमन है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। उसी तरीके से आदमी काम करने लगता है। लेकिन देश में जनरेशन्स बदल जाते हैं, युवा आ जाते हैं, नए वोटर बन जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन का सिस्टम बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, थॉट प्रोसेसेस बदल जाते हैं। तो उसके हिसाब से शायद सरकार को भी, सत्ता को भी बदलना चाहिए। और बीजेपी में तो दोस्तों एक बात और है, 75 साल के मोदी होने वाले हैं 2 साल बाद। लोग अभी से ये सवाल उठाना शुरू करते हैं कि भाई मोदी के बाद कौन, हु इज़ द नेक्स्ट? क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि 75 साल के बाद पद कोई नहीं लेगा। तो अगर ऐसी बात है तो हो सकता है तीसरे टर्म में मोदी तो पूरा कर लें, लेकिन चौथे टर्म के लिए तो किसी और को लाना ही होगा। अब पार्टी में मोदी के बाद कौन है? अमित शाह। लेकिन क्या अमित शाह पर सबकी रजामंदी होगी? राजनाथ सिंह भी अब 75 के हो जाएंगे, मोदी के साथ साथ। बहुत दोनों के उम्र में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और रजामंदी तो चाहिए ही, क्योंकि बीजेपी को आरएसएस का सपोर्ट चाहिए चुनाव जीतने के लिए भी, बाकी तमाम कामों के लिए भी। और जो एजेंडा है, जो लक्ष्य है आरएसएस का, उसे वाजपेयी साहब या आडवाणी साहब उतनी मुस्तैदी से पूरा नहीं कर पाते जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन आखिर मोदी के बाद कौन? युवा हैं नितिन गडकरी, 67 साल ही अभी उम्र है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि संघ की नज़र गडकरी पर है? एक सर्वमान्य नेता है, मिडिल पाथ अपनाने वाले नेता हैं, और एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उनको सामने लाए जाने की कोशिश हो, और इसका कैनवास भी उन्हीं से तैयार करवाया जा रहा हो, गडकरी साहब से ही। उनके बयानों को मिलाकर यहाँ देखने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, उनके संदेश को समझने की ज़रूरत है। वरना बीजेपी के अंदर ही मोदी और शाह के नेतृत्व में मजाल नहीं किसी नेता की, किसी मंत्री की, कि वो इस तरीके से खुलेआम पार्टी को सलाह दे डाले, जो कि बहुत ही डायरेक्टेड लगता है टुवर्ड्स मोदी एंड शाह, कि पार्टी किस तरीके से काम करना चाहिए वरना नुकसान होगा। तो ये चल रही है चीज़ें, और सीटें भी कम आई हैं, उपचुनाव में भी बीजेपी की हार हुई है। तो क्या सवाल है कि मोदी और शाह या और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आने वाले समय में परिस्थितियों को देखते हुए अपने काम करने के तरीके को बदलेगा? ये आप सोचिए, फैसला आपका है। नमस्कार।